आज के इस लेक्चर में देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको अलग अलग किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, और इसके जो गुण हैं और जो बातें, हमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट्स जो याद रखना है, उन सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपको ये बात बता दूं कि जो संख्या पद्धति है वो यदि हम स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूलिंग में तो जरूरत है ही है इसकी। उसके बाद में जहाँ पर भी मैथ्स की बात की जाएगी और अदर भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमें संख्या पद्धतियों की आवश्यकता होती है। कई बार बोला जाता है कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, या जिसको हिंदी में बोला जा सकता है सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। और हमें वहीं पर कहीं ना कहीं डाउट होने लगते हैं कि ये संख्याएं वास्तव में होती क्या है, और कन्फ्यूजन भी होता है कि कभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल देते हैं, कभी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या बोल देते हैं। तो ये सारे डाउट आज की क्लास में पूरे क्लियर होने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि जो संख्या पद्धति वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रतियोगी परीक्षा, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। यदि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो भी समझ में आने वाला है, थोड़ा बहुत मालूम है तो रिवीजन भी होगा और एडवांस लेवल की भी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति, सबसे पहले तो संख्या पद्धति, ठीक है, पद्धति, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, बातें क्लियर है तो पहले तो हम नंबर समझ ले या संख्या समझ ले या नंबर समझ ले कि ये नंबर होते क्या है। उसके बाद में देखेंगे हम कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब ये है कि भाई बहुत सारे नंबर है दुनिया में और उन नंबरों को अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग विभाजित करके रखा है कि हाँ ये ऐसे नंबर अगर दिखेंगे तो हम इस नाम से पुकारेंगे, ऐसे नंबर रहेंगे तो उसको पूर्णांक बोलेंगे, ऐसे नंबर रहेंगे तो प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो वो पद्धति कहलाती है, और पद्धति क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो अंक की अगर बात करें तो अंक क्या होते हैं, जिसको बोला जाता है डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स क्या होते हैं, हमने नर्सरी में या KG1 में या फर्स्ट में जहाँ पर भी हमने हमारी पहली क्लास रही होगी या हमने जहाँ पर सीखा है तो स्कूलिंग रही होगी फर्स्ट क्लास, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले डिजिट सिखाए गए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितने 10 डिजिट है, और 10 डिजिट मिलके ही पूरे दुनिया के नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में संख्या क्या होती है, संख्या, और संख्या जिसको नंबर से बोला जाता है, नंबर्स, ये क्या हो गए। सपोज करें कि ये जो डिजिट है, डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, नंबर से बोला जाएगा। जैसे सपोज करें कि 789, देखिए 789, यहाँ पर कुछ डिजिट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। क्या क्या है, एक तो 7 एक डिजिट है, एक 8 डिजिट है और एक क्या है 9 डिजिट है। ये तीनों डिजिट के कॉम्बिनेशन से एक जो नंबर बना है वो 789 है। इन तीनों नंबर से मिलकर बना 879 है, इसी से बना हुआ 7978 है, और ऐसे अलग अलग नंबर इससे बनाए जा सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर अलग दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू अलग दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू अलग दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो डिजिट है इन डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर बनाया जा सकता। तो इसी प्रकार से दुनिया के कोई भी नंबर्स हो वहाँ पर इनमें से कुछ डिजिट यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ये हमें मालूम ही है, पहले से ही मालूम है। संख्या क्या होती है, कुछ डिजिट से या कुछ अंकों से मिलकर संख्या बनाई जा सकती है। हमारे हिसाब से हमें जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ डिजिट हम यूज़ करके उस संख्या को बनाया जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि हमें 1 दर्जन केले लेना है तो उसको हम 1 दर्जन, मतलब हमें मालूम है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो हम 1 और 2 डिजिट का उपयोग करके 12 को लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि डिजिट क्या होता है, संख्याएं क्या होती है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो एकदम बेसिक से बात करें तो सबसे पहले बात आती है संख्या रेखा। क्या बात आती है, संख्या रेखा क्या होती है और इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा, मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। संख्या रेखा हमेशा कई बार मतलब ये मान के चलिए कि संख्या रेखा की बात की जाती कि ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित कीजिए, या संख्या रेखा की इसके लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। संख्या रेखा पर हम बीच से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जीरो है, मान लिया जाए जीरो है। संख्या रेखा पर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, आप संख्या रेखा में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमेशा संख्या क्या होगी, बढ़ती हुई आगे की ओर जाएगी। फिर से और एक बार, मैं क्या करता हूँ, संख्या रेखा पर बराबर बराबर दूरी पर कुछ लाइनें इस प्रकार से चिन्ह लगा देता हूँ, बराबर बराबर दूरी पर। ऐसे ही जीरो के बराबर बराबर दूरी पर क्या करता हूँ, मैं इस प्रकार से कुछ चिन्ह लगा देता हूँ। और इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड इसका संख्या पद्धति से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला, ठीक है। देखिए ये क्या है, जीरो है, आगे की ओर हम इसको प्रदर्शित करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5 और 6 और डैश 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 कंटिन्यू। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने तीर लगाया हुआ, यानी कि अनंत तक, ठीक है, अनंत तक ये संख्या इधर जाने वाली है। इसी प्रकार से अगर जीरो के इस साइड में अगर हम आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये बातें हमने मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास में ही पढ़ ली थी। हो सकता है कि हम भूल गए, लेकिन फिर भी और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और नहीं भूले तो क्या हो रहा, नहीं भूले तो एक रिवीजन हो रहा, और भूल गए तो क्या होगा, हमें फिर से एक सीखने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ध्यान देना, इधर ये संख्या रेखा है, बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पर जीरो किया और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे एक एक प्लस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ से लेफ्ट से, देखिए इसका मेरा ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अगर मैं जीरो की इधर मुंह कर दूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा। कभी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाऊंगा तो अंक बढ़ते हुए जाएंगे, संख्याएं क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी। देखिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो ये क्या था, ये हट गया यहाँ पर -2, -3 और ये क्या है, -4। देखिए जब भी मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जब भी राइट से लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो संख्या घटेगी। बड़ी अजीब सी बात लग रही है यहाँ पर संख्या रेखा पर घटने और बढ़ने वाली बात। देखिए कैसे आप देखेंगे कि इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या है, आगे की ओर बढ़ेंगे इधर की ओर तो बढ़ेगी संख्या। जो 1 है, 1 है, 0 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं नंबर बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ पर तो हमें क्लियर समझ में आ रहा, दिख भी रहा, ठीक है। यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा हमें कि कुछ उल्टी बातें हो रही है। देखिए -0 जो है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई, बड़ा तो अंक ये वाला दिखाई दे रहा। बड़ा का मतलब ये है कि देखिए गणित में उल्टा काम होता है। गणित में ये होता है कि 0, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ भी पैसे नहीं है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पास में कुछ भी धन नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अभी 0 पर खड़ा हूँ। मेरे पास 10 रुपये आ जाते हैं या कहीं से इनकम हो जाती है मेरी 10 रुपये, तो मेरे जेब में अगर 10 रुपये है तो मेरे पास में क्या +10 रुपीज़ है। समझ में आ गई बात, क्या है, +10 रुपीज़ है। यदि मेरे पास में और 10 रुपये आ जाते हैं तो 20 रुपये हो जाएगा, तो कितना है, +20 है। अगर मेरे पास में और 5 रुपये आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, +25 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में तो पैसे तो है ही नहीं, अब मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, किसी से कर्ज लूँगा, और कर्ज लूँगा तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण हो जाता है ना उसके ऊपर। तो इसलिए मेष में बोला जाता है कि उस पर 10 रुपये का क्या हो गया, ऋण हो गया। उसने और 10 रुपये का ऋण ले लिया तो -20 हो गया, और उसने 10 रुपये का ऋण ले लिया तो -30 रुपये हो गया। बात समझ में आई। अब आप देखिए कि 20 रुपये वाला ऋणी आदमी 30 रुपये के ऋणी वाले आदमी से ज़्यादा अमीर होगा भाई। इसके ऊपर 20 रुपये कर्ज है, इस पर 30 रुपये कर्ज है, तो ये बड़ा हुआ ना इससे, ये बड़ा हुआ इससे। और 0 भाई, किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, ना तो किसी उसके पास पैसा है, ना तो उसका किसी उस पर किसी पर का
कर जाए। तो इसकी अपेक्षा ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मैथ्स में ये वाली लैंग्वेज चलती है, ठीक है। कई बच्चे क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं, इसकी आंकिक मान देखते हैं कि ये 10 है, भले ऋण हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो 0 से बड़ा होता है, जो कि गलत बात है। और जैसे जैसे आगे की ओर आप बढ़ोगे वैसे वैसे क्या है, बढ़ते हुए चला जाएगा। मतलब यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो अंकों का मान बढ़ते जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि धनात्मक मान अनंत तक और अनंत अभी तक किसी ने नहीं देखा। अगर आप बोलेंगे कि सर मैंने देखा है अनंत, मैंने आपसे पूछा कि कौन सा अनंत देखा भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या देखी है आपने, तो आपने बोला कि एक संख्या देखी मैंने 9 8 1 2 8 7 6 5 4, है ना, बहुत बड़ी संख्या आपने बता दी। और मैं उसमें अगर +1 8 कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब अनंत कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है। अनंत को सामान्यतः इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता 8, ये जो 8 लिखा जाता है इसी को आड़ा कर दिया जाता, इस प्रकार से लिखा जाता है। चूंकि इधर जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, धन अनंत प्लस इनफाइनाइट। सेम इसी टाइप से इधर भी इनफाइनाइट होता, नेगेटिव में भी इनफाइनाइट होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी गारंटेड बता रहा हूं कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है कि जो कि एकदम नई होगी और बड़े काम की होगी। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, हर एक बात समझेंगे और नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज यहां पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो अनंत तक हो गई बात। अब हमें यह पता चला कि संख्या की कोई सीमा नहीं है, चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, और इसकी कोई सीमा यहां पर नहीं है, ये अनंत तक होती है। आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में भी अनंत संख्याएं होती है, 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्या होती है, 2 और 3 के बीच में भी अनंत संख्या होती है। अगर मान लिया जाए कि मैं इसके बीच में 2 और 3 के बीच में 2.5 लिख दूं, आधा 2.5, तो 2.5 और 3 के बीच में भी अनंत संख्या होती है। इस पर भी हम आगे चल के डिटेल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम बीच में की संख्या निकाल सकते हैं, इधर उधर की बातें वो भी हम वहां पर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो बातें होने वाली है वो भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, तो आप इसको नोट करते हुए आएंगे। अगर नोट करते हुए नहीं जा रहे तो इस वीडियो को फिर से देखेंगे और फिर वहां पर आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि हम इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेके आ रहे हैं, और आज का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से अगर समझ लिया तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी फटाफट बनने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि आज का लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आपने सही तरीके से किया तो फटाफट इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, देखिए प्राकृत संख्याएं और जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होती है इसको हमें यहां पर समझना है। नाम थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत मतलब प्रकृति, भैया प्राकृति क्या बोला जाता है, पेड़ पौधे जो प्रकृति ने बनाया है, जो मानव ने उसको किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया। अब संख्याओं में कहाँ से फैक्ट्री में और नेचुरल की बात की जाती है। तो आपको मैं एक तथ्य की बात बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं को का नाम सुनते से ही एक गणितज्ञ है और जिनका नाम है क्रोनेकर, जो कि जर्मन के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इन्होंने 1823 से 1891 के बीच रहे हैं, और इन्होंने ये बोला कि जो प्राकृत संख्याएं है ये हमें भगवान ने दी है, गॉड ने दी हुई है। ये समझ में आई बात। मतलब वास्तव में देखा जाए तो एक उन्होंने गणितज्ञ ने क्या बोला था कि जो प्राकृत संख्या है हमें किसने दी है, गॉड ने दी थी, और ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्रोनेकर, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो ऐसा सही भी मुझे लगा, थोड़ा सा मैंने इस बात पर एनालिसिस किया। मैंने ये देखा कि भाई मैंने जो प्राकृत संख्या है या संख्याएं है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कंटिन्यू, मैंने कहाँ पर सीखी।
तो मुझे याद आया कि ये बातें जो है मैंने स्कूल में सीखी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्कूल में भी नहीं गए, ठीक है, तो उन लोगों को भी ये संख्या का नॉलेज है। यदि मान लिया जाए उनको मैं 1000 रुपये दे दूँ, अगर वो उसको कुछ भी ABCD नहीं मालूम, अन्याराम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, वो भी उस नोट को काउंट कर सकते हैं। अगर 10 फल मैं दे दूं तो वो गिन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनको संख्याओं का नॉलेज है। अपनी भाषा को सीखते सीखते उन्होंने क्या किया, प्राकृत संख्याओं का नॉलेज ग्रहण कर लिया। स्कूल में नहीं सीखी उनने कहीं पर, और वो अपनी भाषा सीखते सीखते उन्होंने क्या किया, प्राकृत संख्याओं का नॉलेज ग्रहण कर लिया। तो हम ये बोल सकते कि जो क्रोनेकर जी थे उन्होंने एक कथन जो बोला था वो बड़ा एक सटीक और सही भी बोला था, और उसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, प्राकृत संख्याएं रखा गया, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या को याद रखने का बड़ा सिंपल काम है भाई। किसी भी वस्तुओं को अगर हमें गिनना है तो काय की जरूरत पड़ेगी हमें प्राकृत संख्याओं की। एक वस्तु है तो एक बोलेंगे, दो है तो दो बोलेंगे, तीन है तो तीन बोलेंगे। या तो बोल सकते हैं जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 और डेज 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 डेज, और कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगी। बात समझ में आई। प्राकृत मतलब प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा मतलब ऐसी संख्या है जो गिनती की संख्या है। ऐसी संख्या जो हमने पहली क्लास में सबसे पहले सीखी थी वो सब क्या है, प्राकृत संख्या है। ऐसा हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 धनात्मक जो जितनी भी रहेगी पूरी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं, ठीक है, जिसको बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर, ध्यान देना, यही बातें हमें मालूम होना चाहिए, और यही बातें हम बार बार भूल जाते हैं कि यार होल नंबर किसको बोला जाता है, पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है, पूर्णांक किसको बोला जाता है। जहां पर जब जरूरत पड़ती है तब हमें याद नहीं आता। तो याद रखने का तरीका प्राकृत संख्या के लिए तो मैंने बता ही दिया, जो प्रकृति ने दी है। क्रोनेकर जी ने वो जो बोला था कि ये भगवान ने दी है, उसी को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है, और वही क्या है, गिनती की संख्या है। होल नंबर, होल, होल की स्पेलिंग जरूर WHOLE है, लेकिन इसी से आप याद रख सकते हैं होल। होल नंबर मतलब जिसके साथ होल भी हो और पूरी प्राकृत संख्या भी हो, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, पूरी अनंत तक जितनी भी संख्या रहेगी ये सारी क्या रहेगी, पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण या जिसको क्या बोला जाता है, होल नंबर, ठीक है। सम संख्याएं, सम संख्याएं, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। और इवन नंबर, जिसको इवन नंबर कहा जाता है, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, ऐसी प्राकृत संख्या या ऐसी पूर्ण संख्या जो क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। 2 का पहाड़ा बोल दो आप, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, डेज 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 कंटिन्यू, और ये भी अनंत तक होती है। इसकी भी अंतिम अंक कौन है ये नहीं मालूम। क्लियर। अच्छा, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होगी, जिसको बोला जाता है ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। देखिए जो प्राकृत संख्या है ना, जो प्राकृत संख्या है वो सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का मिक्सचर है, मिक्सचर। सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास प्राकृत संख्या मिल जाती है। देखिए आप देखेंगे कि एक एक छोड़ के, ये जो एक एक छोड़ के मिली ना वो सम संख्या थी, और जो बच गई वो क्या है, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 और डेज 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 कंटिन्यू इनफाइनाइट, 1 3 5 7 9 कंटिन्यूअस अल्टरनेट। ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या है। और सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 ऐसी प्राकृत संख्या। देखिए परिभाषा ही बड़ी स्पष्ट है भाई इसकी, अगर आपको परिभाषा की अगर जरूरत पड़ती है तो परिभाषा वैसे ही आप दे सकते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होगी, विषम
संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ 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 या अभाज्य, अभाज्य या जिसको प्राइम नंबर बोला जाता, प्राइम प्राइम नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। नाम से ही थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि रूढ़ मतलब रूठा हुआ। ठीक है, रूढ़ मतलब रूठा हुआ। अभाज्य, अभाज्य मतलब जो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। और रूढ़, रूढ़ मतलब रूठा हुआ, मतलब वो किसी के बस में नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि 13 लिखा, 13 एक संख्या ऐसी है कि जिसके जो गुणनखंड है केवल 1 हो सकता है या 13 हो सकता है। समझ में आई बात? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो या 13 हो, या दूसरे तरीके से बोल सकते थे कि परिभाषा, अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से परिभाषा दे सकते। ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित होती है या तो फिर 13 से विभाजित होती है, वो संख्या रूढ़ संख्या कहलाती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। क्लियर? दूसरा तरीका, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो या 13 हो। ठीक है, या ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित होती है या खुद से विभाजित होती है। जैसे 3, 3 किससे विभाजित हो रही है? 1 से हो रही है या 3 से हो रही है? खुद से हो रही है या तो 1 से हो रही है। 1 खुद से हो रही है या 1 से हो रही है। ये क्या बात हुई? दोनों एक जैसे ही तो है ना। जबकि क्या होना चाहिए? 1 से होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, तो खुद नंबर दूसरा होना जरूरी है ना। यहाँ पर क्या हो रहा? खुद भी वही है और 1 भी वही है। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या नहीं होगी? रूढ़ संख्या नहीं होगी या प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या बोला? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में कंफ्यूजन जरूर है। हम क्या बोल रहे हैं कि खुद से भी डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उसमें हम बोलेंगे कि जिसमें 1 शामिल नहीं है, 1 संख्या नहीं है। या तो फिर दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं कि जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो। देखना, इसके 2 गुणनखंड है 1 और 13, इसके भी 2 गुणनखंड है 1 और 3, इसका केवल 1 ही गुणनखंड है 1। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ज़्यादा अच्छी वो बनेगी। हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके जो स्वयं गुणनखंड हो और 1 गुणनखंड हो, या बोल सकते हैं कि 2 गुणनखंड होना जरूरी है, जो स्वयं हो और 1 हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्या कहा जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन है? 1 नहीं होगा, ये बात खास करके याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये बातें कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज भी बार बार करती है। ठीक है, तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7 और 9, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 17 और डेज 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 कंटिन्यू आगे की ओर और अनंत तक, अनंत तक। सबसे बड़ी कितनी अपूर्ण मतलब अभाज्य संख्या होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो नहीं मालूम, अनंत है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आप देखेंगे कि पूरी अभाज्य संख्या में एकमात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, 3 ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम संख्या है। ठीक है, तो ये इसकी एक खासियत हो गई कि अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है और विषम अभाज्य संख्या 3 है। 2 को छोड़कर सारी विषम अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आप देखिए भाई, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अगर आगे मिलेगी तो 2 से भी विभाजित हो जाएगी ना, इसीलिए आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और भी कुछ फैक्ट है, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सब पर एक साथ में डिस्कशन करेंगे तो बड़े आसानी से याद रहेगा। अभी एक एक पर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्याएं। ठीक है, या जिसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं
जो एक से तो विभाजित होती है और खुद से भी विभाजित होती है, और इसके अलावा कम से कम एक नंबर पर तो और विभाजित होना चाहिए। या तो एक बात ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं न हो, वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। लेकिन कंपोजिट नंबर एक नहीं होगा, ये होगा 4, देखिए दो भी नहीं होगा, है ना, 3 भी नहीं होगा, 4, 5 ये 6 होगा। मतलब आपको छोड़ते हुए जाना, ये वाले नंबर को छोड़ते हुए जाना, बाकी के सारे नंबर 6, 8, 10, 12, 13 हो गया तो 14, 15, 16 और डैश 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 कंटिन्यू, और ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर। फिर से और एक बार, एक ऐसा नंबर है कि जो ना तो रूढ़ संख्या है यानी कि अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या है। एक क्या है, न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो ये एक बड़ा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटा यौगिक संख्या जो होती है, भाज्य संख्या जो होती है, वो क्या होती है, 4 होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं 14, और ये कितना था, 15 था, है ना, ये 15 था। अब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा है कि दो ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें से कोई भी एचसीएफ न हो। समझ में आई बात? क्या है सह अभाज्य संख्या? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या ऐसे जोड़े दो संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ एक के अलावा कुछ भी न हो। कहने का मतलब दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या बोला जाएगा, को मतलब साथ में रहने वाले, और प्राइम मतलब दोनों में कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब पूर्णांक, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, या तो फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ये इससे रिलेटेड बहुत कुछ फैक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले। इंटीजर्स, पूर्णांक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पूर्णांक, पूरा अंक, पूर्णांक, ठीक है। नाम से क्लियर है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब आधा अंक नहीं होना चाहिए ना। आधा अंक का मतलब 3.5 क्या है, 3 और आधा अंक है 2.4, 2 और 0.4 पूरा अंक थोड़ी है, ठीक है। तो 4/10 मतलब 2/5 है ये, तो इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसी का पार्ट उसमें होना आवश्यक है। देखिए मान लिया जाए कि हमारे पास में जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाएगी, -1, -2, -3 और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस अनंत तक जाएगी, ठीक है। ये प्लस अनंत तक जाएगा, 1, 2, 3 और -1, -2, -3। आपको जो संख्या रेखा दिखाई दे रही है ना अभी, और जो मैंने संख्या रेखा पर अभी संख्याएं लिखी है, ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। दूसरे तरीके से जो पूर्ण संख्या है वो धनात्मक भी, इनमें अगर धनात्मक भी लगा दिया जाए और ऋणात्मक भी लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या ही क्या बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएगी। देखना फिर से और एक बार, पूर्णांक का क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -3 हो सकता है, +4 हो सकता है, -4 हो सकता है, डैश 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 कंटिन्यू और प्लस माइनस अनंत तक हो सकते हैं। बात समझ में आई? पूर्णांक का मतलब यह है कि ऐसे पूरे अंक जो क्या हो, धनात्मक भी हो सकते हैं या ऋणात्मक भी हो सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई?
पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ठीक है, इतनी बातों पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में और आगे की ओर बढ़ेंगे हम। ध्यान देना इधर, प्राकृत संख्या है, प्रकृति ने जो दी है 1 से लेके 1 2 3 4 5 धनात्मक सारी संख्या है, गिनती की सारी संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम। ठीक है, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2, एक तो विषम है ना, तो इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या, जो भी प्राकृत संख्या रहेगी उसी में हम क्या कर देंगे, 0 को जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। सम संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो एक एक छोड़ के हमें मिलती है, या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। कौन सी? ऐसी प्राकृत संख्या जो क्या होती है, 2 से विभाजित होती है, उसको क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या नहीं मालूम, मतलब कि अनंत होगी। विषम संख्या या ऑड नंबर, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। ऋण या अभाज्य संख्या 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगी, ऋण या अभाज्य संख्या हो जाएगी। यौगिक या भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या है जो कि खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से डिवाइड हो, वो क्या होगी, ऋण या अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन उसमें 1 नहीं शामिल होगा, 1 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, परिभाषा के अनुसार 1 को छोड़कर बाकी की ऐसी संख्या है जो खुद से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो तो क्या कहलाएगी, ऋण संख्या होगी। इसी प्रकार से यौगिक मतलब 2 संख्याओं का समूह जो जिसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या हो, कुछ भी ना हो, उनके अलावा कुछ भी ना हो। सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम हो गया। पूर्णांक संख्या, अब इसके आगे पूर्णांक को लिखने के तरीके जो है वो 4 प्रकार के हैं। पूर्णांक, ये बात को बड़े गौर से देखना, ध्यान देना, और इस बात में क्वेश्चन कंपटीशन हो चाहे स्कूलिंग हो, क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहीं पर गोल मोल क्वेश्चन किया जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो स्कूलिंग में भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखना ये क्या है, पूर्णांक, क्या बोला जाता है इसको, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, और जिसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा है अधनात्मक पूर्णांक, जिसको बोला जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, ये लैंग्वेज समझना है। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं। और नेगेटिव और ऋणात्मक पूर्णांक, और ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर से और एक बार देखिए, मैंने एक नंबर लाइन बना दी है यहाँ पर, बड़ा आसान काम है, उसको समझना। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये इन्फाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 और -5, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक बोला है यहाँ पर, तो ऋणात्मक तो छोड़ना ही है आपको, और साथ ही साथ में 0 को भी छोड़ना है, बस यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 नहीं आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 और डैश 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 इन्फाइनाइट। कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या है ना, वही धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। आ गई बात समझ में? प्राकृत संख्या और धनात्मक पूर्णांक एक जैसी संख्याएं होती है।
ऋणात्मक पूर्णांक, जो प्राकृत संख्या है उसी पर ऋण लगा दो, माइनस लगा दो। -1 -2 -3 -4 -5 माइनस डैश 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 कंटिन्यू इनफाइनाइट। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस वाली। याद रहे कि दोनों में जीरो नहीं आएगा और बच्चे यही गलती करके आते हैं, जीरो लिख के आते हैं उसमें। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक, देखिए अधनात्मक, अ बोला है मतलब धनात्मक नहीं आना चाहिए, धनात्मक नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए? ऋणात्मक आना चाहिए और जीरो आना चाहिए, धनात्मक को छोड़कर। ठीक है, तो अधनात्मक में क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। और न भी आए, देखिए हमें क्या है, सीखने के लिए अगर पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन बनेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि जो जितनी भी अपनी क्लासेस होगी, कंपटीशन लेवल की हो चाहे स्कूलिंग लेवल की हो, हम पहले पूरा बेसिक जीरो लेवल से बेसिक बताएंगे। कोई भी अगर ट्रिक बताना है, कोई भी ट्रिक रहेगी तो ट्रिक का आपको रहस्य भी बताया जाएगा कि ये वास्तव में ट्रिक कैसी है। जब तक आपको रहस्य नहीं मालूम किसी ट्रिक का, वो ट्रिक याद रह ही नहीं सकती, ये गारंटेड है। ठीक है ना, और फिर भी आप अगर रटोगे और मान लिया जाए 100 ट्रिक याद रख लिए, रट ली हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण नहीं आना चाहिए उसमें, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? तो इतनी बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद में मेन बात आ जाती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं हम। रेशनल नंबर का मतलब यह है कि अभी तक जितनी भी संख्याओं की बात की है सारी की सारी रेशनल नंबर है। जितनी भी संख्या लिखी है अभी तक वो सारी की सारी क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की आप परिभाषा देखेंगे तो हमेशा वो P/Q के रूप में इसकी परिभाषा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संख्या है सारी की सारी रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। इसके अलावा ये बोल सकते हैं हम कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती है। बात समझ में आई? देखिए अगर मान लिया जाए, या तो बोल सकते हैं हम कि प्राकृत संख्या भी बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो प्राकृत संख्या यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर P की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि P और Q का मान कोई भी पूर्ण संख्या बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या बोला, सारी संख्या, जैसे मान लिया P का मान 1 रखा, Q का मान 1 रखा तो 1, P का मान 2 रखा, इसका मान 1 रखा तो 2, इसका मान 3 रखा, 1 रखा तो 3। आप जो सोच सकते हैं P और PQ का मान कोई भी पूर्ण संख्या रखिए आप। देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे अगर आप मान लिया जाए कि 1 डिवाइडेड बाय 0, 2 डिवाइडेड बाय 0, 3 डिवाइडेड बाय 0, बस शर्त यही है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, और आ जाएगा तो फिर क्या तूफान मच जाएगा भाई। यही तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, 0 क्यों नहीं आना चाहिए Q का मान, यही तो बात मेन इंपॉर्टेंट बात है। हमें यही तो डाउट होता है कि भाई 0 नीचे क्यों नहीं आना चाहिए। अगर 0 नीचे आ गया तो अपरिभाषित हो जाता है, और अपरिभाषित क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर 0 नीचे आ जाता तो क्या गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, देखिए सपोज करें कि हमारे पास में कोई संख्या है 5 और डिवाइडेड बाय 0, ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है ना अपरिभाषित है। अपरिभाषित क्यों है ये समझना है हमें। देखना 5 को 0 से भाग दिया जाए तो 0 का पहाड़ा बोलिए आप, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 चौका
जीरो, और जीरो द है जीरो, जीरो 50 है जीरो। कहने का मतलब जीरो का किसी में भी मल्टीप्लिकेशन करो तो जीरो। मैंने क्या किया, जीरो का पहाड़ा 10 बार बोल दिया, सॉरी जीरो का पहाड़ा 7 टाइम बोल दिया तो जीरो, और बचा कितना 5, ठीक है। फिर जीरो का पहाड़ा मैंने बोला 8 बार तो बचा जीरो और बचा 5। फिर जीरो का पहाड़ा 9 बार बोला तो फिर जीरो और फिर बचा 5, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये शेषफल कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब शेषफल ख़त्म नहीं होगा तो यहाँ पर अंक क्या आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रे कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब ये अनंत हो जाएगा, और अनंत हो जाएगा मतलब अपरिभाषित, उसी को बोला जाता है। किसको? अनंत को। यही कारण है कि P डिवाइडेड बाय Q, यही कारण है कि जो P डिवाइडेड बाय Q रहेगा, और जहाँ पर Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो P डिवाइडेड बाय Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस। ठीक है। अपरिमेय संख्या, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या है क्या होती है, जिसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको घबराने की जरूरत नहीं, अगर नहीं भी आया ना समझ में, घबराना नहीं है। अभी फिर से हम समझेंगे थोड़ा सा। एक यदि इसमें कोई डाउट है ना, तो अभी एक चार्ट बनाने वाला हूँ मैं, और उस चार्ट में सारी बातें और पूरी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। देखिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, मैं जब वेन डायग्राम बनाऊंगा एक बहुत बढ़िया, और जब डायग्राम समझेंगे ना तो वहाँ पर ये मान के चलिए कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ठीक है। देखना, अभी पहले जनरल हम समझ ले, फिर उसके बाद देखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, और भाग देने के बाद में वो संख्या क्या होती है, चलते जाती, भाग कभी ख़त्म नहीं होता, और वो कंटिन्यूअस चलते जाती है, और कभी रिपीटेशन भी नहीं होता। वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लिया जाए कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी √3, √5, √7। कहने का मतलब हमारा ये है कि वर्गमूल में ऐसी संख्या, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे मान लिया जाए वर्गमूल 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 2 है। वर्गमूल के बाहर निकल गया ये, लेकिन ये वर्गमूल के बाहर नहीं निकल पा रहा। जैसे मान लिया जाए कि वर्गमूल 16, तो इसे वर्गमूल के बाहर निकल गया, 4 बन गया। लेकिन ये संख्या है, ऐसी संख्या है जो वर्गमूल के बाहर नहीं निकल सकती है। जब बाहर नहीं निकल सकती है तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, एक बहुत बढ़िया एक मजेदार बात बता रहा हूं मैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और आपने अभी तक जो भी सीखा है, मेरे ख्याल से 9th और 10th क्लास में बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप बोलते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और आपको ये भी कहा जाता है कि पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो ये पाई का मतलब क्या है जानते हैं आप? मान लिया जाए कि पाई है, तो पाई का मेरे ख्याल से जो आपने नाम सुना होगा वो कहाँ पर सुना था, कहीं ना कहीं व्रत की बात की जाती है। व्रत वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पर रहता है वहाँ पर पाई का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कोई व्रत है हमारे पास, तो व्रत की परिधि और उसका जो व्यास है, इसके अनुपात को पाई बोला जाता है। बात समझ में आई? आपने अगर मान लिया जाए कोई एक व्रत बनाया, कोई भी बना लीजिए आप, किसी भी माप का व्रत बना लीजिए, और उसकी लंबाई माप लेना, और उसका जो व्यास होता है ना, व्यास की लंबाई को माप लेना, और दोनों की को अगर एक दूसरे से भाग दिया जाए, मतलब उसकी परिधि को उसके व्यास से अगर भाग दिया जाए, तो लगभग 22/7 होता है। एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। क्या होता है? लगभग 22/7 होता है। और उसी माप को क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। तो जो लगभग वाली बात आई ना, तो एग्जैक्ट अगर 22/7 रहेगा तो उसको बोला जाता है परिमेय संख्या, क्योंकि P डिवाइडेड बाय Q के रूप में है ये। और पाई का जो मान होता है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। और भी इसके कुछ तथ्य हैं, लेकिन हम इस क्लास में ये नहीं करेंगे, क्योंकि और कहीं पर ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर पाई पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, और पाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर और देखेंगे
कि एक्सपोनेंशियल ई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ई का मतलब ये होता है कि आप कैलकुलेटर में अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू अगर निकालते हैं e⁻0 को छोड़कर, क्योंकि e⁻0 1 होता है, फिर e1 2 3 e1 हो चाहे e2 हो चाहे e3 हो चाहे डैश 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 कंटिन्यू, ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब जो कि हमने क्या बोला था इससे पहले कि हम एक इस पर बात करेंगे, किस पर, वेन डायग्राम पर, और उसके द्वारा हम समझेंगे तो देखिए बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, एक बोल सकते हैं कि आज की क्लास का पूरा सारांश, और आपको एक यहाँ पर वेन डायग्राम मिलेगा, उसके द्वारा बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने समझा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 और डैश 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 कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर इसको कहा जाता है, ये ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर बोला जाता है, और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 और डैश 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 कंटिन्यू। तो एक ब्लॉक फिर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है यहाँ पर। इसके बाद में पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक, और पूर्णांक 0 प्लस इंटीजर जिसको बोला जाता है आई से भी प्रदर्शित किया जाता है, या इसको जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक। इसके बाद में होती है पूर्णांक हो गया, पूर्णांक के बाद में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पूरी प्राकृत संख्या, पूरी पूर्ण संख्या, पूरी पूर्णांक और बटे वाली, दशमलव वाली, ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में होते एक, मैंने दशमलव वाली बोली लेकिन कुछ कंडीशनें हैं, ठीक है, उस कंडीशनों पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या होती है √2 √3 √4 √5, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके साथ ही साथ में पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका जो ब्लॉक रहेगा ये क्या रहेगा, अलग रहेगा। समझ में आई बात। अब ये मैं एक पूरा एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ये पूरा एक ब्लॉक बना रहा हूँ, और ये पूरे ब्लॉक को बोला जाता है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या है। पूरे आज के लेक्चर की समरी, ठीक है। और समरी ये इसके बारे में हमने डिटेल में समझा, और इस समरी के द्वारा जो हमें सीखने को अभी मिलेगा वो ये मान के चलिए कि वो अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। अब इसके बाद में वास्तविक संख्या, संख्याएं दुनिया में दो प्रकार की होती है, ठीक है। या तो कोई भी संख्या वास्तविक हो सकती है, या तो फिर काल्पनिक हो सकती है, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो थोड़े से एक हाई लेवल की बातें हैं, मतलब कहने का मतलब वो 11-12 के लेवल की बातें हैं। लेकिन कंपटीशन में अगर हम मैथ से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा काल्पनिक संख्याएं भी होती है, काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्या पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, और वहाँ पर हम काल्पनिक संख्या की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में भी समझेंगे, और काल्पनिक संख्या होती क्या है, कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। काल्पनिक संख्या के अलावा काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों के मिक्सर से भी एक संख्या बनती है जिसको सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, और इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखना, जितनी भी अभी तक बातें की ना, 5 मिनट में आपका कोई भी कंपटीशन का
क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी यहाँ पर मिलने वाला। देखना, आपको मालूम है, मान लिया जाए कि मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। मैं रहता हूँ भोपाल में। कहाँ रहता हूँ? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया कहाँ पर है? वर्ल्ड में। ठीक है, ध्यान देना इधर। भोपाल में रहने वाला हर एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? देखिए, भोपाल में रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। अच्छा, बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि है ही नहीं भैया, ये मध्य प्रदेश के अंदर तो भोपाल है ना। पटना में रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, अभी यहाँ देखना फिर से और एक बार। भोपाल में रहने वाला हर व्यक्ति कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति भोपाल में नहीं रहता है। फिर बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर का व्यक्ति भोपाल में रहता है क्या? तो बिल्कुल नहीं रहता। मतलब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, और अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो बोलना पड़ेगा कि हाँ। देखना, भोपाल में रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इंडिया में रहता है। इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति विश्व में रहता है। लेकिन विश्व में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला आदमी इंडिया में नहीं रहता है। ठीक है, अभी यही कॉन्सेप्ट यहां पर बनने वाला। देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है या नहीं है? देखिए ना, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इसमें भी तो है, और 0 एक्स्ट्रा आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं होती है? तो आपके हिसाब से, इसके हिसाब से तो होती है, तो होगी भी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होगी। देखिए, जितनी भी आपको पूर्ण संख्या दिखाई दे रही ना, ये पूरी पूर्णांक भी होगी, प्लस कुछ ऐड भी हो जाएगा। क्या ऐड होगा? माइनस माइनस वाली सारी संख्याएं और ऐड हो जाएगी। सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, कहने का मतलब, अब यहां पर देखिए, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक, सबकी सब परिमेय संख्या है। सभी प्राकृत संख्या है, सभी पूर्णांक, सबकी सब पूर्णांक संख्या है। सभी की सभी प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से आप नीचे से बाहर की ओर बोल सकते हैं। सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है क्या? P डिवाइडेड बाय Q, 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 है ही नहीं है। मतलब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा सभी विश्व में रहने वाले व्यक्ति भोपाल में नहीं रहते। ठीक है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है। बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं हो सकती, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती है। अब बात आ गई अपरिमेय संख्या की। सभी अपरिमेय संख्या, अब मैं यहाँ पर देखना एक बना देता हूँ, यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। ठीक है, इंदौर में रहने वाला व्यक्ति भोपाल में रहता है क्या? नहीं, इंदौर नहीं लिख रहा हूँ मैं, और कुछ लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखूँ? अमेरिका या इजराइल लिख देता हूँ, या अमेरिका लिख देता हूँ। ठीक है, अमेरिका लिख दिया मैंने। देखना, अमेरिका में रहने वाला आदमी भोपाल में रहता क्या? नहीं। अमेरिका में रहने वाला मध्य प्रदेश में रहता क्या? नहीं। मतलब यहाँ रहने वाला आदमी कहीं पर भी नहीं रहेगा। ये अलग है, ये अलग कंट्री का देश है। ठीक है, मतलब सदस्य है। यहाँ पर यहाँ का कोई भी सदस्य इसमें नहीं आ सकता, यहाँ का सदस्य इसमें नहीं आ सकता, इसका इसमें नहीं आ सकता, इसका इसमें नहीं आ सकता, इसके उसमें नहीं जा सकते। आगे बात समझ में? ये अलग है, ये अलग है। वास्तविक संख्या है, पूरा घेरा वास्तविक संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्याएं है, बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, पूरी बिल्कुल सही है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। एक घेरा बन गया वास्तविक संख्या का, और एक बनेगा काल्पनिक संख्या का, जिस पर आज हम बात नहीं करेंगे, और उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसको भी समझेंगे। कुछ वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के सम्मिश्र संख्याएं बनती है, वो भी हम उसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसकी जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो MCQ, वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है।
तो ये मान के चलिए कि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलेंगे कंपटीशन लेवल के, और जो बेसिक नॉलेज के ट्रिक के सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन कोई भी ट्रिक हम ऐसी ट्रिक नहीं बताएंगे जिसका आपको रहस्य न मालूम हो। क्यों? क्योंकि जब तक रहस्य नहीं मालूम रहेगा वो ट्रिक कभी जिंदगी में याद नहीं रह सकती। तो ये याद रहे। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम पुनः अगले वीडियो में।